पोलर कोऑर्डिनेट्स देखो, कल हमने आपको 2 डायमेंशन वाला पोलर कोऑर्डिनेट बता दिया था, कहा था उसमें क्या क्या होता है और r और थीटा होता है। 3 डायमेंशन में 3 चीजें हो जाती हैं, क्या क्या, r, थीटा और फाई। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा डायग्राम इसका देखिए। 3 डायमेंशन में हमने बताया था 3 एक्सिस लेते हैं, ये रही 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और ये रही z एक्सिस। उसके बाद अगर कोई पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट यदि x, y, z है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इस प्लेन में परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट से मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन में परपेंडिकुलर डाले हैं, इस पॉइंट से मिलाए हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाले हैं, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाले हैं, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाले हैं, इस लाइन से मिलाए हैं, दिस इज O। ठीक, तब कहते हैं ये एंगल फाई होता है, इसको यहां से मिला देते हैं तो ये थीटा होता है और ये r होता है। ये पोलर का स्ट्रक्चर है। क्या किया, पॉइंट P से सबसे पहले यहाँ पे क्या डाले, एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या डाले, एक परपेंडिकुलर, इसको और इससे मिला दिए। आप मोटा मोटी देखिए तो 2 वी शेप आपको दिखेगा, वी वी, 2 वी शेप बनाते हैं, जो हम अपना पर्सनली आते हैं 2 वी शेप बनाते हैं, एक वी, वी, एक वी। तो ये तो कार्टेशियन में आपने पढ़ा था, पहले 2 डायमेंशन में आपने पढ़ा था कि इस दूरी को क्या कहते हैं, r, इसको क्या कहते हैं, थीटा। एक ये नया और इंट्रोड्यूस हो गया, दिस इज कॉल्ड फाई। मतलब कभी भी खींचना हो तो पहले 3 एक्सिस बना लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट से 2 वी बना लीजिए, 1 2, एक वी, 1 2, दूसरा वी, इसको बोलिए फाई, इसको बोलिए थीटा, इसको बोलिए r। ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन है। 2 वी का मतलब 1 2, एक और वी का मतलब 1 2, बस। ये अगर आपको ध्यान है तो r, थीटा, फाई तीनों आप डिटरमाइन कर लेंगे। 2 डायमेंशन में चूंकि r, थीटा मिल जाता है, इसलिए 2 डायमेंशन, इसी से हमने r, थीटा निकाल लिया। 3 डायमेंशन के नीचे है और यहाँ पे क्या लिख दिया, फाई। 2 डायमेंशन में आपका रिलेशन होता था r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 3 डायमेंशन में रिलेशन होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर डाले हैं, ये डिस्टेंस हमारी x होगी, ये डिस्टेंस y होगी, और ये परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे डालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी z। ठीक है, लिखिए। देखिए, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम the coordinate of any point P is, the coordinate of any point P is r comma theta comma phi, r comma theta comma phi, which is known as spherical coordinates or polar coordinates, which is known as spherical coordinates or polar coordinates, which is known as spherical coordinates और polar coordinates। हो गया, नीचे से लिखिए। Now देखिए,
Z O N, ये एंगल निकालना चल रहा है। आपको पता है कि दो एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। इसके बीच में बनने वाला एंगल 90। Z O N मतलब ये एंगल हमको चाहिए। देखिए एंगल Z O N इज इक्वल टू Z O N, ये एंगल हमको चाहिए। चूंकि ये एंगल Z और Y एक्सिस के इसके बीच में बन रहा है, तो ये भी हमारा कितना होगा? π/2। कितना होगा? π/2। Z O N के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा? π/2। देखिए नाउ Z O N इज इक्वल टू π/2 and angle ZOP is equal to ZOP is equal to 90 minus theta। क्यों है? क्लियर है ना? 90 minus theta। ZOP is equal to 90 minus theta। ZOP is equal to, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 minus थीटा। नीचे से लिखिए therefore x is equal to ये डिस्टेंस हमने x बताई थी ना, इसको नाम दे रहे हैं OA का, इसको नाम दे रहे हैं OB का, इसको नाम दे रहे हैं OC का। x is equal to OA is equal to, आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये एंगल इसमें कितना है? फाई। यहां से यहां परपेंडिकुलर डाले तो ये एंगल कितना होगा? 90। भाई आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया था, एक परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये कितना होगा? 90। अगर हम इससे OA की वैल्यू निकालना चाहें, देखिएगा OA की वैल्यू निकालने के लिए 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। अगर हम cos फाई की वैल्यू निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ON, तो OA की वैल्यू मिलेगी ON cos फाई। ठीक, और ON की अगर आप बात करें तो ON की वैल्यू हम मान ले रहे हैं U cos फाई। ON की वैल्यू हमने मान लिया है U cos फाई। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये आपका थीटा, ये इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे तो देखिए ON की वैल्यू चाहिए OP के फॉर्म में। किसकी वैल्यू? ON की वैल्यू OP के फॉर्म में। ये इसका प्रोजेक्शन लिखना होगा, जैसे ये यहाँ बना है वैसे ही इसका क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया। मैंने डायग्राम बना दिया,
आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप पे ही सारा वीडियोस आएगा। कल तो मैंने ऐसे ही ग्रुप पे डाल दिया था, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर के हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं तो डाल दिया था। लेकिन जैसे बेसिकली अब ऐप पे ही आपको मिलेगा। रेगुलर आप ऐप खोलेंगे, जैसे ही आप वीडियो डाउनलोड हो जाएगा ऐप के ऊपर, आपके पास अपने आप मैसेज आएगा। मैसेज आता है, जैसे ही आप विंडो खोलते हैं अपना, उसको लिख करके आता है प्रीपेड ट्यूटोरियल्स हैज न्यू वीडियो अपलोडेड, तो आप अपना खोल करके वीडियो चेक कर सकते हैं। मैसेज नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका कलेक्शन हो जाएगा, उसमें सारी वीडियोस रहेंगी। कभी भी फर्दर आपको पढ़ना रहेगा तो आप उसको खोल करके अपना ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो आपका कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। हो गया डायग्राम। अब देखिए, x की वैल्यू u की जगह आता है r sin थीटा cos फाई, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। y की वैल्यू है ob इज इक्वल टू OP, OB इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सेम उसी प्रोसीजर में वर्क होता है। उसकी वैल्यू आती है ON sin फाई, जिसकी वैल्यू मिलती है U sin फाई, और अभी हमें बताया U की वैल्यू आती है R sin थीटा sin फाई, ठीक। Z की वैल्यू होती है OC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है R cos थीटा। ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने, कभी इसका प्रूफ आता नहीं है, बस आपको याद करना है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर MSc रिसर्च कभी नहीं आता है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू R sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू R sin थीटा sin फाई, z की वैल्यू R cos थीटा आ रही है। इन दोनों शॉर्ट में R sin थीटा फिक्स, एक में cos फाई, एक में sin फाई, और यहाँ पे आपका क्या रहता है R cos थीटा। sin फाई वाला टर्म हट जाता है, उतार डालिए उसको। ये सब तो कभी पूछा नहीं जाता, ये सब कभी आप इंट्रोडक्टरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अपना कमांड रखिएगा, इन सब से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही आती है। हो जाएगा, हो गई अब तक। इसके बाद नीचे से लिखिए हेंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाइए। हेंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व किए होंगे केवल, तो मिला होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इससे आया होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ओवरऑल क्या आई होगी आर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिए एंड tan फाई इज इक्वल टू, देखिए ये याद करेंगे, tan फाई इज इक्वल टू किस प्लेन में मिल रहा है y और x प्लेन में। फाई वाला एंगल किस प्लेन में मिल रहा है y और x प्लेन में, इसलिए लिखते हैं tan फाई इज इक्वल टू y अपॉन x।
जेड प्लेन में मिल रहा है, जिसमें किससे एंगल बना रहा है ये आर से, इसलिए इसकी वैल्यू आती है आर की जगह √x² + y² और नीचे ये आपको सब याद करना पड़ेगा। ये जो बोल रहे हैं केवल याद करने का एक तरीका है, भूले ना कि नीचे वाला फाई है yz प्लेन में है तो yx का रिलेशन हो गया, tan थीटा ऊपर वाले प्लेन में वो भी किससे एंगल बना रहा है r से, तो 2 डायमेंशन ले रहे हैं ना। ये बोले हमने कौन सा प्लेन बोला yx प्लेन, yx दो वेरिएबल है तो 2 डायमेंशन, यहाँ कौन सा बोल रहे हैं yz प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, तो ये थीटा 2 डायमेंशन में वो भी किसके साथ है r के साथ, तो हम लिखेंगे tan थीटा = r/z। देख लीजिए tan थीटा = r/z, ठीक। r की वैल्यू 2 डायमेंशन में क्या होती है √x² + y² अपॉन z, ठीक है। ये केवल याद करने के साथ आपको बता रहा है। नेक्स्ट लिखिए, इतना हो गया। नेक्स्ट लिखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए 2 डायमेंशन में आपको पता है पॉइंट को जब आप लेते हैं तो 2 स्लॉट मिलते हैं। मान लीजिए पहला स्लॉट है x1 y1 और दूसरा स्लॉट है x2 y2, ठीक है। 2 डायमेंशन है ये, 2 डायमेंशन तो कितने स्लॉट्स लिए गए 2, इसमें भी 2 दिखेंगे इसमें भी 2 दिखेंगे, ठीक। इन दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस d का फॉर्मूला क्या होता है याद है कुछ, d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, ये होता है। इसमें से इसको घटाते हैं प्लस इसमें से इसको घटाते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। अगर तीसरा स्लॉट यहीं पे आ जाए z1, यहाँ पे आ जाए z2, तो यहाँ पे बस क्या होगा प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। केवल एक स्लॉट और बढ़ जाएगा z का, 4 डायमेंशन में होंगे तो चौथा स्लॉट, 5 डायमेंशन में होंगे तो 5वां स्लॉट, बस बढ़ता चला जाता है। n डायमेंशन में जाते हैं तो इसको लिखते हैं समेशन xi - xi का होल स्क्वायर, जहाँ i की वैल्यू होती है 1 to 1 रखिए प्लस लगाइए, 2 रखिए प्लस लगाइए, 3 रखिए प्लस लगाइए, 4 रखिए प्लस लगाइए, ऐसे ये क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। देखिए लेट कैपिटल P ब्रैकेट में x1, y1, z1, लेट कैपिटल P ब्रैकेट में x1, y1, z1 एंड कैपिटल Q ब्रैकेट में x2, y2, z2 are any 2 points in the space, are any 2 points in the space, then the distance small d, then the distance small d between P and Q is given by ये लिखिए P और Q के बीच की डिस्टेंस दैट इज PQ का डिस्टेंस। उदाहरण फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल वगैरह हुआ था आप लोगों के, वो भी ऐसे ही हवा हुआ एकदम सब कराए कितने प्रैक्टिकल कराए थे? केमिस्ट्री में 4 कराया गया था बस, हाँ, और फिजिक्स में 1 ही कराया गया था। वाह, कौन सी की थी? फ्लाइंग की थी और बस, हाँ बस फ्लाइंग, मतलब इसका
फर्स्ट ईयर में पता है 16 प्रैक्टिकल 32 प्रैक्टिकल नौ था तो बार फर्स्ट सेमेस्टर का 9 सेकेंड सेमेस्टर का 9 हो गया 18 प्रैक्टिकल। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल डीडीयू में है, डीडीयू में 32 के आसपास प्रैक्टिकल है। ठीक है, बाकी सब जो है थोड़ा कम है। यूनिवर्सिटी से पढ़ी है क्या चीज़? यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। हाँ, यूनिवर्सिटी मेरा 2006 में था बीएससी, 2009 में था बीएससी, तब हमको 4 गोल्ड मेडल मिला था। तब हम ऑल ओवर यूपी में टॉप किए थे, यूनिवर्सिटी में टॉप किए थे। उसके बाद एमएससी में मेरा 8 गोल्ड मेडल था। ठीक है, उससे मैं 18 साल का रिकॉर्ड टूटा था और लगातार 8 दिन, हमको अभी तक याद है, स्टिल रिमेंबर, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक लगातार मीडिया घर पे आई थी। 8 जनवरी को हमको मेडल मिला था, लगातार घर पे आई थी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अभी भी आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे किसी से नाम पूछो, सब जानते हैं, पूरी फैकल्टी जानती है। बच्चे तो आते जाते रहते हैं, बात अलग है, सब जानते हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मेरा नाम ग्रेड कर दिया है, बड़ी गोल्डन शीट लगी हुई है, उसमें नाम जाके देखिएगा। वहाँ पर सबसे सीनियर सर डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव, मेरे टाइम में जितने सब रिटायर हो गए, अब तो केवल 2 बचे, सुनील कुमार श्रीवास्तव सर बचे, वर्मा सर बचे, तो दोनों से बहुत अच्छे संबंध हैं। तभी हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता होता है कि डीडीयू में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आने के चांसेस हैं, इसलिए हमारे यहाँ मैच बहुत ज़्यादा रहता है। वही हम लोग को पता है, आइडिया है, आते जाते रहते हैं, आपस में रिलेशन है, तो एक समझ में आता है कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं, ये आना है, तो हम लोग उसी पैटर्न में पढ़ा ले जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो सबके लिए तो है ना, किसको क्या पता है कि किस बुक से पढ़ा रहे हैं, किस बुक से। डीडीयू में कभी किसी बुक से नहीं पढ़ाते, उनका दूसरे बुक से पढ़ाने का होता है। उनका ये होता है कि हम कुछ ऐसा पढ़ाए बच्चे कभी पढ़ ही ना पाए, कभी समझ ही ना पाए और पेपर में आ जाए, ताकि वो कोचिंग करना छोड़ दें। वही लोग कोचिंग बहुत बड़े विरोधी है। ठीक है, उसके बाद मेरा बार में सिलेक्शन हो गया था बाबा डॉट रिसर्च सेंटर में, हैदराबाद वाली ब्रांच में। ये 2 महीने से आ रही कुछ रीजन्स की वजह से। फिर गेट क्वालिफाई हुआ मेरा। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च तो मेरा भी चल रहा है। मैंने शादी के 6 साल बाद रिसर्च ज्वाइन किया, मतलब 2009 में हमने किया था अपना पास आउट एमएससी, 2018 में हमने दोबारा रिसर्च ज्वाइन किया, मतलब शादी पढ़ाई छोड़ने के 10 साल बाद रिसर्च ज्वाइन किया। हाँ, रिसर्च नहीं करेंगे, मन नहीं था, मेरे फादर इन लॉ जबरदस्ती चीज़ें अलग करके करा दिए, संयोग से एग्जाम दिए, वो भी क्वालिफाइड हो गया। सुधीर सर के अंडर में सीनियर सर वही है, एचओडी सर है, तो बोले कि हम कर वो करा दिया। अब हो गया 1 साल, उसी साल में 6 महीने रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, तो बड़ा लंबी जर्नी है। ठीक है, पूछिए किसी से भी। आपने गेट क्यों ज्वाइन किया, मतलब तो काफ़ी एक्चुअली हमारे जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं वो फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है। मेरे पापा जो है गोरखपुर के सबसे बड़े ज्वेलर्स हैं, बल्दी प्लाजा में उनकी ज्वेलरी की शॉप है। और मेरे जहाँ मेरी शादी हुआ तो 3 बिजनेस हैं। मेरे फादर इन लॉ कपड़े के काम में है और यहाँ पे संघ से जुड़े हुए हैं, मतलब उनका योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनका बैठना है। जंगल भूषण में आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, जो टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, उनका मेरे घर पे आना जाना है, प्रदीप राव जी। ठीक है, उसके बाद मेरे जो हस्बैंड के बड़े भाई साहब हैं, उनका लूप्स चलती हैं बड़ी बड़ी, मतलब फैक्ट्री है कपड़े बनने की। मेरे हस्बैंड का मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम है गांधी गली में, तो हॉस्पिटल में जितने 90% हॉस्पिटल सबके सामान की सप्लाई होती है। तो कभी ये था नहीं कि भाई ऐसा कुछ जाके नौकरी करनी है, कुछ करना है। सबको यही था कि कुछ मन नहीं करे तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। ये फैमिली बिजनेस दोनों से एक तरह का जिसमें लेडीज़ें बैठ सकती हैं, चाहे ज्वेलरी हो चाहे कपड़ा हो। लेकिन हमको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है, हमने 10 साल के लिए पढ़ाया है। और जब मेरा में पढ़ाते थे तो वहाँ 6 बैच से 10 बैच बना था। हमने छोड़ा था जिस साल चतुर्वेदी सर एक्सपायर किए हैं उससे 5 महीने पहले छोड़ा। मेरा बेटा बहुत छोटा था, कोविड फैला, वहाँ क्लासेस चलती थी कोविड में, हमको सेफ नहीं था। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कोविड बहुत ज़्यादा है, एक क्लास में आप 100 बच्चों को घसड़ करके बैठा रहे हैं, क्या कोविड नहीं होगा? ये खुद सोचिए। और फिर क्या हमने छोड़ा, 4 महीने बाद हमें खबर मिलती है कि चतुर्वेदी सर जिनका कोचिंग है, उनको पूरा शहर जानता है, उनको कोविड और कोविड से एक्सपायर है। तो कोचिंग चलाता था, उनका बेटा चला रहा है, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब स्थिति है। भाई जो एक्सपीरियंस उन्होंने चलाया वो कोई और नहीं चला पाएगा ना कोर्स कंप्लीट होता है अब, ना क्लासेस रेगुलर चलती है, दुनिया भर की पॉलिटिक्स है, क्योंकि भाई वो
यहाँ 2 साल जैसे ही बीतेगा ना बहुत मैच्योर हो जाएंगे। आज थर्ड ईयर वाले बच्चों को देखते तब आप लोग तरह आए थे छोटे छोटे सब एकदम, आज थर्ड ईयर में बहुत मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी आ गई। केवल 2 साल होता है क्या, जिससे तो पढ़ने लगता है ना धीरे धीरे, तो ये डर सताने लगता है कि आगे क्या करेंगे। थर्ड ईयर के बाद क्या करेंगे, एमएससी में सबका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। बीडीओ में तो केवल 80 सीट है, सोचिए इतने सारे बच्चों में केवल 80 सीट, और एमएससी हर कॉलेज कराता नहीं है, ठीक। एमएससी में एडमिशन, एमएससी के बाद क्या करेंगे किसी को नहीं पता। तो वो डर ना बच्चों को मैच्योर कर देता है, तभी तो हम उनकी पार्टी रखेंगे, मतलब रखते नहीं। होता है कि लड़के लड़कियां सब है, फिर आप निगरानी करिए, दिमाग लड़ाइए, कौन अपने सेंटर का है कौन बाहर का चढ़ रहा है, तो संडे का दिन रहता है। लेकिन ठीक है, सबों का मन भी था, 3 साल से सब जुड़े थे, अटैचमेंट भी हो जाता है। अब उन लोग से बहुत अटैचमेंट है हमको, हाँ मतलब हमको कमी खल रही है कि थर्ड ईयर वाले के सेकेंड ईयर वाले के वो अटैचमेंट फील होता है, ये सब सुख दुख की बात करते थे हम लोग अक्सर ऐसी ही क्लास में, क्योंकि भाई हम रेगुलर पढ़ाते हैं। कोई भी कोचिंग में आप जाइए तो कोई टीचर रेगुलर नहीं पढ़ाता है, उसका ये तो हफ्ते में 3 दिन 2 दिन पढ़ा होता है। अब रेगुलर पढ़ाते हैं तो हम सबसे बड़ा सबसे टफ पेपर पढ़ाते हैं, तो ज्योमेट्री कोई नहीं पढ़ाता है। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो मैकेनिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा। थर्ड ईयर में हम 2 पेपर पढ़ाते थे और पूरा कंप्लीट कराते हैं। आप थर्ड ईयर के भैया दीदी से पूछिए, पूरा पूरा मतलब 8-10 चैप्टर है पूरा सब कंप्लीट कराते हैं, और बकायदा नोट्स देकर तो हम रेगुलर पढ़ाते, तो रेगुलर में बातचीत भी ज़्यादा होती है, मिलना भी रोज होता है। तो कभी ये होता है कि बातचीत ही हो रही है, पढ़ाई कम हुई, रोज मिलते हैं, ठीक है। और जो टीचर 2 दिन पढ़ाते हैं वही को प्रेशर रहता है, तो 2 ही दिन पढ़ाते हैं, उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बातचीत हम नहीं कर सकते। तो बड़ा उन लोग का हल्का था। कल सब मेन्यू बना के दिए, मैम ये खाएंगे, तो फिर बड़ा छोटा मेन्यू दियो यार, 2-4 मेरी तरफ से बढ़ा दो, हम भी खा पी लेंगे तुम लोग के साथ। तो कल सब बड़ा इंतजार में बैठे कि सब लोग आएंगे, फेवरेट किया जाएगा, तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ से निकले हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर कह रहे मैम करो एकदम रूम खराबे के साथ आएंगे। तो कल सब अपना 4-5 घंटे का फेवरेट करते हैं। रेस्टोरेंट में पहले ढूंढ रहे थे, लेकिन ये हुआ कि वहाँ पे लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे 4-5 घंटा। तो लोग सब यही बोले कि आप लोग अपना ऊपर वाला जो हॉल है उसमें इंजॉय करिए, टेरेस भी है, सब स्विगी करा दिए, जो जो खाएंगे सब स्विगी होता जाएगा, गर्मा गर्म आता जाएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए, अब हम ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बस बात समझ में आ गई। तो लाइफ को ना थोड़ा इंजॉय भी करिए, सीरियस भी होइए, पढ़िए भी, सब काम करिए। थर्ड ईयर तक जाते तो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, इंसान ना बहुत सीरियस मोड का हो जाता है, पढ़ाई को लेके सब चीज़ को लेके। ज़रूरी है एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा हंसते रहना चाहिए, ठीक है, वरना हंसना भूल जाएंगे। और आप लोग का कभी सेमेस्टर में प्रेशर नहीं पड़ा है, वरना समझ लीजिए एनुअल में एकदम कचुम्बड़ बन जाता है बच्चों का, एकदम कचुम्बड़ बना दिया जाता है। मतलब बेचारे साल भर डांट सुनते हैं, जून एंड से शुरू होता था सेशन, मार्च तक डांट सुनते रहते हैं। कभी कॉलेज में कभी कुछ, आप लोग के साथ तो कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में 4थे माले पे फिजिक्स की वो है लैब है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, ऐसे प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन देते हैं, किसी की पेड़ पे लटक गई, किसी की छज्जे पे लटक गई, ये मतलब क्यों वाइवा क्लियर होगा, और बिना वाइवा क्लियर किए हुए प्रैक्टिकल देते नहीं। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मतलब उनके हेल्प के लिए कोई नहीं खड़ा है, जो है सब उनके शोषण के लिए बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, है ना, टेंशन लीजिए भी और मत लीजिए, दोनों काम करिए, इंजॉय भी करिए, पढ़िए भी, सब काम करिए। ये कॉलेज टाइम पे लौट के नहीं आएगा, एकदम दिमाग में रखिए, गया तो गया, तब तक कौन है 2 साल, एक सेमेस्टर में 1 साल तो बीतने को आएगी आपका, उसके बाद 2 सेमेस्टर और, या 2 साल और 4 सेमेस्टर और, वो भी ऐसे बीत जाएगा, क्योंकि आप लोग में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जिस कारण 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने में कंप्लीट हो जा रहा है। कॉलेज तो आप ही लोग कम है ना, हम लोग जाते थे तो सोचिए हम लोग पूरा 8 महीना 9 महीना पढ़ते थे, तो उसका एंजॉयमेंट ही अलग होता था। तो कम से कम इंजॉय करिए, पढ़िए भी, सब काम करिए, लेकिन इंजॉय भी करिए, प्रेशर मत लीजिए बहुत। थर्ड ईयर तक पहुँचते पहुँचते खुद प्रेशर होता है, और नियम बना लीजिए कि घर पे हमको 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से जाइए, यहाँ से जाने के बाद जो आपको पढ़ाएगा उसको जरूर करिए। ये मेरे टॉपरशिप का मतलब
पढ़ते थे, यही कहते हैं रेगुलर का रेगुलर पढ़ते थे। कोचिंग पढ़ते थे या तो कोचिंग की पढ़ाई लेके चलेंगे या कॉलेज की, तो ये पढ़ते दोनों लेके चलेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। कोचिंग की पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो बस उसका नोट्स ढंग से बनाएंगे, ढंग से रखिए, घर जाइए, आज जो पढ़ाएंगे आज का आज पढ़िए, आप खुद देखेंगे आपको असर पड़ता है। क्योंकि फ्रेश लेक्चर जब आप जाके पढ़ते हैं तो बिल्कुल फ्रेशली दिमाग में घुसता है। बासी कुछ पढ़ेंगे तो लेक्चर की कुछ बात याद नहीं रहेगी, बस पढ़ लेंगे। तो ये टॉपरशिप का रीजन होता है। जो आज पढ़िए आज जाकर के जो है तुरंत पढ़ लाएंगे, जब पढ़ेंगे तो एकदम माइंड में एब्सॉर्ब करता है, वो चीज़ कभी नहीं होती है। अब आज का आप पढ़ेंगे 2 महीने बाद तो याद ही नहीं है क्लास में क्या क्या की पॉइंट्स बताए गए थे, भाई सब चीज़ लिखवाई थोड़ी ना जाती है, कुछ दिमाग वाली चीज़ भी होती है। अब जैसे मेरी थोड़ी आदत है खिलवाड़ में पढ़ाने की, आज ही हमने बताया 2 वीक ऐसे याद कर लीजिए, ये इस प्लेन में है उसका सॉल्यूशन, वो सब कोई नहीं बताता है। सब फॉर्मूला लिखवाइए, फॉर्मूला लिखवा के देख सकते, कुछ ये सब थोड़ी ना पता है। तो मेरी कुछ आदत भी नहीं बताने क्योंकि हम खुद भी ऐसे ही पढ़ते हैं, हमको ना याद नहीं रहता, भूल जाते थे, ऐसे ही पढ़ते हैं। और सब पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़ के जाइए, ये कॉन्फिडेंट रहिए। टेस्ट आइए देने के लिए सोच के आइए कि टेस्ट हम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये टेस्ट मेरा एग्जाम है, जितना बेहतर आप टेस्ट में करेंगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम में करेंगे, ये सोच है ना। पढ़िए, मतलब ठीक है, बाकी हम लोग तो है ही, हमारे यहाँ तो टीचर्स का कॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, सारे टीचर्स कि ये किसी को नहीं खत्म हो गया तो भाग गए, कुछ नहीं, सब बहुत कोऑपरेटिव है। तो कभी कोई हेल्प की ज़रूरत वैसे भी आपको पड़े अदर में भी, कॉम्पिटिशन को लेकर के, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, तो हम लोग खड़े हैं। बच्चे हमारे यहाँ बात पहले बताते हैं, माँ बाप को बाद में बताते हैं दिक्कत। हमको ध्यान रखते हैं, एक बच्ची पढ़ती थी, उसका रिजल्ट रुक गया था, रोते हुए सबसे पहले हमको फोन की मेरा रिजल्ट रुक गया। तो बच्चे माँ बाप को बाद में बताते हैं, पहले रोते हैं। तभी माँ बाप सही बात है, बाहर रहते हैं बच्चे, यहाँ पे रहकर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ माँ बाप कौन है? अभी लोग और किसको बताएं? वो एकदम निश्चिंत होकर के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ परेशानी हो क्या आपको बताया, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं असाइनमेंट से क्वेश्चन फंसना है, सोचिए 40 ऑप्शनल में से अगर आपका 25 से 30 क्वेश्चन फंस गया एज इट इज, तो 10 तो आप नहीं आता, पढ़ के तो सभी गए ना। असाइनमेंट शीट में से इस बार हमारे यहाँ 35 क्वेश्चन हो सकता है, 35 क्वेश्चन। अगर 35 क्वेश्चन आप कर लिए और पास हो गए तो अब तो पास है, ऑप्शनल में पास हो गए। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत आसान हो गया, बस पढ़ने वाली बात है ऐसा, इसीलिए हम फोर्स करते हैं असाइनमेंट शीट पढ़ के दो। हमको पता है कुछ भी क्लास में पढ़ाते हैं आना असाइनमेंट शीट से, असाइनमेंट शीट पढ़ के दो, असाइनमेंट शीट से 100% क्वेश्चन मैच करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, अगर उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। लिखिए द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैपिटल P, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैपिटल P ब्रैकेट में x कॉमा y कॉमा z, ब्रैकेट में x कॉमा y कॉमा z from the origin is under root x square plus y square plus z square, under root x square plus y square plus z square। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, okay, the coordinate of a point, the coordinate of a point which divides the joint of points, which divides the joint J-O-I-N, joint of points capital P ब्रैकेट में x1 y1 z1 ब्रैकेट 1
एंड कैपिटल Q ब्रैकेट में x2, y2, z2 ब्रैकेट बंद in the ratio m1 is to m2 in the ratio m1 is to m2। देखिए क्या कह रहा है, थ्री डायमेंशन में दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। इसको कोई लाइन मिला रही है, तो आपसे कह रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें जो इस लाइन को m1 is to m2 के रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब इतना हिस्सा PR, इतना हिस्सा अपॉन RQ का जो रेशियो है वो क्या है, m1 अपॉन m2। अच्छा, m1 अपॉन m2 का मतलब समझते हैं, 2/3 है तो इसको 4/6 भी लिख सकते हैं, इसको 6/9 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, 2/3। इसको भी करिए तो 2/3, इसको भी करिए तो 2/3। तो ये रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए, m1 is to m2। तो हमको पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान ले रहे हैं R का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, R का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। पढ़ा है कभी ये फॉर्मूला, क्या होती है अल्फा की वैल्यू, क्या होती है अल्फा की वैल्यू, m1 x2 प्लस m2 x1। लिख पाइए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चूंकि पहला स्लॉट था अल्फा, इसलिए पहले स्लॉट के करस्पॉन्डिंग काम किए हैं। दूसरा स्लॉट है बीटा, तो दूसरे स्लॉट y2 के करस्पॉन्डिंग काम करेंगे, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और तीसरा स्लॉट है गामा, तो थर्ड स्लॉट z1 के करस्पॉन्डिंग काम करेंगे, m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इस पॉइंट का क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। कब, जब भी R पॉइंट P और Q के अंदर लाइन करता है। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है PQ, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर कोई पॉइंट हम R यहाँ ले लें जो क्रमशः इसको m1 और बाकी को m2 के रेशियो में डिवाइड करता हो, तब उस फॉर्मूले पे बस बीच में माइनस आ जाता है। बीच में क्या आता है, माइनस। तो ये था आपका फॉर्मूला जब इंटरनली करता हो। ये फॉर्मूला तब बनता है जब वो एक्सटर्नली करता हो। इसमें भी R इसको और इसको मतलब RP और RQ को m1 और m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लिखिए ये बात। देखिए, लेट कैपिटल R be the point, let capital R be the point whose coordinate is alpha comma beta comma gamma, whose coordinate is alpha comma beta comma gamma, ब्रैकेट में है alpha comma beta comma gamma, which divides the line, which divides the line joining P and Q in ratio m1 is to m2, in ratio
m1 is to m2 internally then अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा की वैल्यू ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा कॉपी में, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। ठीक है, और ये डायग्राम